चलिए बाबू, तो एक बार फिर से हम लोग ऑप्टिक्स के अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं। और यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पतले लेंस के द्वारा विचलन को। पतले लेंस के द्वारा विचलन को समझने के लिए पहले हमें विचलन पता होना चाहिए, किसे कहते हैं विचलन। तो वो भी आप प्रिज्म वाले सेक्शन में, जब आपको चैप्टर के शुरुआती दौर में पढ़ाया जा रहा था, तो लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवा दिया गया था। फिर भी हम चाहेंगे कि आप एक बार पूरा इसका प्लेलिस्ट चेक करें, अच्छे से प्लेलिस्ट को देखें, ताकि कोई ऐसा टॉपिक छूटे ना। और टीचर के द्वारा बताया गया कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में भी नहीं आ रहा, फिर भी जबरदस्ती आप कर रहे हैं कि नहीं हमको समझ में आ गया, खुद को खुशफहमी मत ना रखो। टॉपिक अगर रहे तो उसको पहले डिस्कस कर लो, उसके बाद बात करो। विचलन अगर टॉपिक आया है तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण अपने जिस पथ में उसको जाना था, या जो उसका आरंभिक पथ होता, उस पथ में ना जा करके किसी भी दूसरे वजह से, कोई लेंस के वजह से, माध्यम के बदलने के वजह से वो अपने पथ से हट जाती है, तो उसके जो आरंभिक जो रेखा होती है, जिस पॉइंट पर उसको जाना होता है, आरंभिक जो लाइन होती है जिस पर से उसको गुजरना होता है, वो और बेंड होने के बाद, माध्यम में परिवर्तन होने के बाद जो निर्गत किरण है, शुरुआत वाला अपवर्तन से पहले की किरण की स्थिति और अपवर्तन के बाद, दोनों के बीच का जो एंगल बनता है ना, उसको ही हम लोग विचलन बोलते हैं। तो यहां पर उसी एक पतले लेंस को लेकर के आना है और उससे हम लोगों को विचलन को ऑब्जर्व करना है। यही हम लोगों का टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं, विचलन को समझते हैं। और उसके लिए बाबू जो चीज हम लोगों को चाहिए वो है एक उत्तल लेंस। जो चीज हम लोगों को चाहिए वो क्या है? एक उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने, और एक बहुत ही पतला उत्तल लेंस बनाना था, इसीलिए हम एकदम पतला उत्तल लेंस यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश किए हैं। अब उत्तल लेंस है बाबू, तो इसके साथ एक प्रधान अक्ष भी है, ठीक है ना। इस प्रधान अक्ष पर, उत्तल लेंस का ये जो प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष पर कहीं पर एक बिंदु P है। सपोज वो बिंदु P बिल्कुल यहां है। हमको विचलन को समझना है, ये बात हम नहीं भूलेंगे कि हम क्या समझने के लिए यहां पर इकट्ठा हैं। सर हम विचलन को समझने की कोशिश करेंगे। उत्तल लेंस से अब हम एक प्रकाश किरण को गुजारेंगे। ये देखिए, ये प्रकाश किरण इस पॉइंट पर आई, टक की। अगर माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तब क्या होता बाबू? सर अगर माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ये किरण बिल्कुल ऐसे चली जाती, एक सीध में ऐसे चली जाती। अगर माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे हम कह सकते हैं आपतित किरण का पूर्व पथ कहा जा सकता है। ठीक, तो बात दरअसल ये हुई कि ये जो है, ये वस्तु हो गया, प्रधान अक्ष पे रखी गई है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, लाइक O। और जाहिर सी बात है, प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को सूचित किससे हम लोग करते हैं बाबू? U से। अब क्योंकि ये एक माध्यम है हवा, दूसरा माध्यम है लेंस, और यहां इससे बाहर होगी वस्तु, फिर से किरण फिर से आएगी विरल माध्यम में, तो यहां इसका होगा अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात ये किरण कहां गिरेगी? सवाल वो भी तो हो जाता है। तो ये किरण अपवर्तन के पश्चात सपोज कि इस बिंदु पर आकर के टकरा जाती है। इसका नाम हम रख देते हैं F, यानी कि अपना फोकस जैसा कोई नाम, ठीक है ना। तो यहां पर बन जाएगा क्या? इसका इमेज। और इसीलिए ये दूरी जो होगी उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे बाबू? V से। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? ठीक। अब ये जो वस्तु के लिए जो आपतित किरण, ये जो निकली किरण, ये जो यहां पर टकराई, इसका नाम हम A रख देते हैं। ये जो PA है, ये क्या कहलाएगी? कौन सी किरण है सर? ये है आपतित किरण, बेशक, नो डाउट। और ये जो किरण है, ये है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है बाबू? अपवर्तित किरण है। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये डॉट लाइन वाली है, ये है आपतित किरण का पूर्व पथ। तो बाबू आपतित किरण का पूर्व पथ और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण ही विचलन कोण कहलाता है, यानी डेल्टा। क्या बोला गया बाबू? आपतित किरण का पूर्व पथ और निर्गत या अपवर्तित किरण, जो निर्गत फाइनल किरण जो होगी अपनी, आपतित किरण का पूर्व पथ और ये जो अपवर्तित किरण है, या इसको जिसको हम निर्गत किरण बोल रहे हैं, के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है भाई, यहां तक। ये जो एंगल है इसका नाम हम रख दिया अल्फा, और ये जो एंगल है इसका नाम रख दिया हम लोग बीटा। कोई तकलीफ यहां तक नहीं।
अब देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चन में हमको किसका मान प्राप्त करना है? एक पतले लेंस के द्वारा विचलन का मान प्राप्त करना है कि विचलन क्या होता है। और अगर हम विचलन का मान प्राप्त नहीं करेंगे तो अगला डेरिवेशन, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में जाओ। तो बाबू पिछला वाला डेरिवेशन किस चीज का था? सर पिछला वाला डेरिवेशन था संपर्क में रखे गए दो लेंस के लिए समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें, यही था ना। अभी हम लोग जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो टॉपिक उसके अलग होगा। एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए लेंस, बिल्कुल बाबू, उसके समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक या हो सकता है उसके विचलन का मान, यही ज्ञात करना है। इसके लिए बाबू पहले विचलन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग क्लियर करेंगे, इसके बाद हम आगे आपको टॉपिक लेकर के जाएंगे। बेशक आप जानते हो अगर पहले से तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो हमको इसका मान प्राप्त करना है। इससे जुड़े तथ्यों को जानने के लिए हम एक ट्रायंगल में अपने एक डेरिवेशन को लेकर के जाएंगे, एक त्रिभुज में अपने डेरिवेशन को लेकर जाएंगे। त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए पी और साथ में एफ में डेल्टा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा। ऐसा क्यों है ना? ऐसा इसलिए कि त्रिभुज का जो बहिष्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बहिष्य कोण होता है अपने सम्मुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर है? योगफल के बराबर होता है। ठीक है बात? ये बात तो यहां पे क्लियर कर दिया भाई कि किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्य कोण है अपने सुदूरमुख अंतः कोणों के योगफलों के बराबर होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ओके ठीक। तो क्या इस डेल्टा को हम tan अल्फा प्लस tan बीटा पुकार सकते हैं? सवाल है क्यों, और जवाब है क्यों नहीं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोग बात किए वहां बताए थे कि लेंस अगर बहुत ज्यादा पतला हो तो एंगल जो फॉर्म करेगा वो एंगल अपने त्रिकोणमितीय वैल्यू के इक्वल होगा, यानी अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा, tan बीटा बराबर बीटा, गामा बराबर tan गामा बराबर गामा। ये बात हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में किए थे, अगर आप पढ़े हैं तो। इसलिए हम ऐसा लिख दिया, इसको हम मान लिया कि आप हो गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम जो कैलकुलेट करेंगे बाबू वो होगा tan अल्फा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, और लंब देखिए बाबू कहां है, ये हो गया, इसका नाम क्या है? H। लंब हो गया AO, आधार हो गया OP, या अल्फा जो कि बिल्कुल बराबर है किसके बाबू? tan अल्फा के, बिल्कुल बराबर हो गया H अपॉन OP यानी माइनस का U। उसी तरीके से बाबू बीटा जो बिल्कुल बराबर हो जाएगा tan बीटा के, वो बराबर हो जाएगा यहां से, वो बराबर हो जाएगा AO अपॉन OF यानी H अपॉन V। क्लियर है बात? इसके बाद बाबू इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। इन दोनों मानों को कहां रख देना है बाबू? समीकरण 1 में रख देने पर, चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ये हो जाएगा बाबू डेल्टा इज इक्वल H अपॉन V माइनस H अपॉन U। डेल्टा इज इक्वल H कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और फिर
बच्चा बच्चा जानता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। मालूम है ये बात? गुड। अगर ये होता है, इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू 1/f, और डेल्टा निकल कर आ जाएगा h/f, जो ये साबित करेगा कि किसी भी पतले लेंस से अगर प्रकाश किरण का अपवर्तन किया जाए तो जो विचलन कोण होगा वह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रकाशीय केंद्र से आपतन बिंदु की हाइट कितनी है और उस पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी है। बस उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वस्तु दूरी क्या है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिबिंब दूरी क्या है। क्या लिख रहे हैं हम निष्कर्ष में बाबू? हम यहां एक बार फिर से आपको निष्कर्ष लिख के दे देते हैं, जरूर जरूरी होता है ना। निष्कर्ष से एक बात क्लियर हो जाता है कि इतना डेरिवेशन किए क्यों, किस लिए किया जा रहा है ना। निष्कर्ष। अतः यह स्पष्ट होता है कि एक पतले लेंस से अपवर्तन के पश्चात बना विचलन कोण क्या नाम था भाई विचलन कोण का? वेरी गुड, डेल्टा, है ना। किस पर निर्भर कर रहा था? तो हम बोलेंगे आपतन बिंदु तथा ये बाबू आपतन बिंदु और ये प्रकाशीय केंद्र, आपतन बिंदु तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी एवं उस पतले लेंस की फोकस दूरी पर निर्भर करता है। पूर्ण विराम। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क नहीं पड़ता है? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पतले लेंस के पास वस्तु कहां पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू ये जो डायग्राम है, डायग्राम से पहले भी तो कुछ बातें लिखनी पड़ेगी ना। तो आपको बताना होगा कि दिया गया है कि एक पतला लेंस है, इस पतले लेंस के प्रधान अक्ष के सामने एक वस्तु P को रखा गया है। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A से टकरा करके किस दिशा में? AF दिशा में अपवर्तित हो जाती है, तथा इसका जो आपतित किरण का पूर्व पथ है और अपवर्तित किरण दोनों के बीच बनने वाला जो कोण है डेल्टा, इसका इस पतले लेंस का विचलन कोण है, और हमें यही ज्ञात करना है। फिर आगे लिखिएगा कि प्रधान अक्ष और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण अल्फा है और अपवर्तित किरण एवं प्रधान अक्ष के बीच बनने वाला कोण बीटा है। अब आ जाएंगे किस पर? फिर डेरिवेशन पर आएंगे, पूरे कंटेंट को लिखेंगे बाबू। सारा कंटेंट लिखने के बाद जब रिजल्ट हमको प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग ये पूरा का पूरा निष्कर्ष लिखेंगे। अगर आप ये वाला वीडियो देख लेते हैं, ये आपको समझ में आ जाता है, तब आप अगला लेक्चर के लिए फॉरवर्ड कर सकेंगे। ठीक है, देखिए आराम से। तो चलिए बाबू, आज हम लोग एक और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्टिक्स का ही डेरिवेशन होने वाला है, लेकिन हर बार की तरह इसको भी एकदम इजी किया जाएगा, आसान किया जाएगा, ताकि
एग्जाम में आपको कहीं पर जाकर फंसे ना मामला, है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा गया है। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो लेंस की बात होगी। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो लेंस की समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक। याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर बाबू, वहां बात हुई थी एक दूसरे के संपर्क में स्थित लेंस, जब दोनों के बीच की कोई दूरी नहीं थी। अभी यहां पर दोनों के बीच में कुछ दूरी है, कुछ दूरी पर स्थित, यानी थोड़ी बहुत दूरियां होंगी। तो उसके लिए बाबू अगर डेरिवेशन को समझना है ना, तो जैसे हम बोले वैसे चल के देखो। क्या हम बोल रहे होंगे, हम ये कह रहे हैं कि पहले पहला लेंस के बारे में जानो बस। तो पहला लेंस के बारे में समझने के लिए लेंस बना लो पहले, पहला केवल एक लेंस। कभी भी गड़बड़ नहीं होगा बाबू, कभी गड़बड़ नहीं होगा, समझ गया ना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। बस शर्त है यही कि इसको उस रूप में पढ़ो जैसे टीचर बता रहे हैं आपको। देखो लेंस हो गया, और इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, एक प्रधान अक्ष हर बार की तरह लगता है, तो प्रधान अक्ष भी हम बना देते हैं बाबू। ये देखो थोड़ा बड़ा बना दिया है, थोड़ा समझना है गहराई में जाकर के, इसलिए ठीक है। अब ये एक लेंस है, इस लेंस का नाम भी हम रख देंगे, लेंस है L1, ठीक है। एक मिनट, लेंस का क्या नाम है भाई, लेंस का नाम है L1। क्योंकि ये पहला लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होगी, F1, माने लेंस का नाम L1 और इसकी फोकस दूरी हो जाएगी F1। ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब बात समझने वाली रहेगी। अगर इस लेंस पर एक प्रकाश किरण को आपतित कराएं, प्रकाश किरण को क्या करवा दिया गया, आपतित, जिस बिंदु पर आपतित हुआ उसका नाम है A। ध्यान रहेगा ये बात भी, ठीक है। अगर ये आपतित हुआ है तो अपवर्तन के बाद ये किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसका अपना एक हाइट भी ले लो भाई। जाहिर सी बात है कि आपतन बिंदु से एक ऊंचाई होगी, अभी अभी थोड़ा देर पहले ही तो हम लोग पढ़ के आए हैं यहाँ पर ये सब चीज। तो इसको प्रकाशीय केंद्र से एक हाइट भी होगी, इस हाइट का नाम हम रख दिया H1, ठीक है, ये नाम होना चाहिए भाई। तो ये प्रकाश किरण जहां जाएगी टकरा करके, सपोज कि ये यहां कहीं पर आकर गिरी होगी, और थोड़ा दूर कर लें तो यहां आकर गिर गई होगी, थोड़ा दूर ले रहे हैं ताकि हम लेंस को सही तरीके से इल्यूस्ट्रेट कर पाएं, इसकी व्याख्या कर पाएं, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं, टेंशन मत लोगे। तो अगर प्रकाश की किरण PA अनंत से चली आ रही है जो प्रधान अक्ष के समांतर है, लेंस के बिंदु A से टकराती है, और टकराने के बाद वो इस दिशा में अपवर्तित हो जाती है, और अपवर्तन के बाद वो लेंस के दूसरी ओर, जिसको हम लोग द्वितीय फोकस भी बोलते हैं, F2 डैश पर गिरती है। ये वास्तविक रूप से नहीं गिरेगी, इसलिए हम इसको थोड़ा काल्पनिक ही बना दें फोटो तो थोड़ा अच्छा रहता। ये हट नहीं रहा है, अच्छा कोई नहीं, जब हमको जरूरत पड़ेगा ना उस समय हम इसको डॉट लाइन कर देंगे। फिलहाल पहले अच्छे से देख लो आप, अच्छे से, हम बार बार नहीं बोलेंगे ना। हम जहां पर डॉट लाइन होगा हम आपको गहरे लाइन से यहाँ पे हम डॉट करके बता देंगे कहाँ पे। अभी फिलहाल इसको लेंस के रूप में ले लो, ठीक है ना बाबू। तो ये किरण आती है, टकराती है, टकराने के बाद ये कहाँ गिर रही है, ध्यान दो, ये F2 डैश पर गिर जाती है, ठीक है बात। तो अभी अगर हम इसके थोड़े से कैलकुलेशन को देखें तो इसका ये जो किरण है, इसको हम ऐसे बढ़ा दिया लाइन को, तो यहां पर जो लाइन कोण अंतरित करेगा बाबू, इसी को ना विचलन कोण नाम दिए थे, थोड़ा देर पहले भी बात किए थे अभी हम लोग। ये देखो इसी का नाम क्या पड़ा, विचलन कोण, Δ1 हम इसको कह रहे हैं बाबू। Δ1 क्यों कह रहे हैं हम इसको, इसको हम Δ1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले लेंस से विचलन हुआ है। क्या होता है, आपतित किरण का पूर्व पथ और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये हो गया विचलन कोण। तो बाबू पहले वाले लेंस के लिए जो विचलन कोण Δ1 निकला है वो है H1 ऊंचाई और साथ में F1 क्या है, फोकस दूरी। थोड़ा देर पहले बाबू अभी तो हम विचलन कोण का डेरिवेशन किया था ना, तो डेरिवेशन जब विचलन कोण का किया तो वहां वैल्यू निकाल के बताया ना आपको कि क्या निकला है वैल्यू उसका, डेल्टा इज इक्वल टू H/F। तो पहले वाले लेंस के लिए Δ1 बराबर व्हाट, Δ1 बराबर H1
अपॉन F1, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो है F1, पहले वाले लेंस जिसका नाम L1 है उसके लिए। ठीक, अभी हम यहां पर एक और लेंस को ड्रॉ करेंगे और वो होगा दूसरा लेंस। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, इस लेंस का क्लोन बना लेंगे। या टॉप, नो 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 नो, नहीं, क्लोन, यस। ये जो क्लोन लेंस है हमको बस ये लेकर के आना है, बिल्कुल इसके साथ साथ यहां पर कहीं पर इसको एडजस्ट कर देना है इसके पैरेलल। ये देखिए क्लोन लेंस, ठीक है। फिर बाबू हम लोग इस क्लोन लेंस को भी नाम देंगे, इसका नाम पड़ेगा लेंस L2। अब यहां देखिए भाई इसके लिए क्या क्या बातें होंगी। खैर इसमें तो हमको इतना ले जाने की जरूरत नहीं है, यही इसके हाइट होगी। इस हाइट का नाम हम बोल देंगे H2, ठीक है। और यहां से ये जो पॉइंट है जिसका नाम B है, AB इसके लिए आपतित किरण हो जाएगी, और इसका जो वास्तविक अपवर्तन होगा ना किरण का, देखिए इसका जो वास्तविक अपवर्तन होगा किरण का वो ये गिर गया, यहां कहीं पे गिराते हैं यहां पर। इसीलिए हम बोल रहे थे कि ये वाला जो लाइन था ना, ये डॉट लाइन से जाता, जो हम उस समय भूले बाबू। कौन से लाइन से गया ये है डॉट लाइन, टूटी रेखा से। और ये जो गिरा बाबू, ये जो गिरा, जो इसका वाला लेंस L2 वाला जो गिर रहा है, ये है F2। इसको डैश नहीं लगाएंगे क्योंकि ये काल्पनिक था बट ये वास्तविक है। और इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, कुछ दूरी पर रखे गए दो लेंसों, ये देखिए, तो दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है, D। अब बोलोगे कि सर बड़ा अजीब जैसा लग रहा है। हाँ बाबू अजीब तो है, लेकिन समझना भी है। अगर हम एक ही बार में दोनों फोटो बनाते तो आपको समझ में नहीं आता। हम फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। पहला लेंस बाबू जिसका नाम क्या है L1, इसके सामने प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आती है PA, बिंदु A से टकराती है और टकराने के बाद अपना इमेज कहाँ बनाती है, F2 डैश पर। इसके लिए विचलन Δ1 बराबर H1 अपॉन F1 होता है। और उसके बाद हम एक और लेंस, पहले वाले लेंस L1 से स्मॉल d दूरी पर रखते हैं, L2 लेंस। अब वो जो किरण A आ रही थी वो AB किरण के रूप में दूसरे लेंस L2 से टकराती है। किस ऊंचाई पे टकराती है, प्रकाशीय केंद्र से H2 ऊंचाई पे टकराती है। टकराने के बाद वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनाती है, F2 पर बनाती है। यानी पहला वाला प्रतिबिंब जो बना था बाबू वो क्या था, वो काल्पनिक था, वो डॉट लाइन से था। तुम फिर से हम देख लो यहां पर भाई, इसकी फोकस दूरी क्या होगी सर, पहले वाला L1 था उसकी फोकस दूरी F1 थी, दूसरे वाला L2 है इसकी फोकस दूरी F2 होगी। और इस वजह से जब हम Δ2 कैलकुलेट करेंगे ना तो वो मिलेगा हमको H2 अपॉन F2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों ही लेंसों को हटाना चाहते हैं। एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे, ना तो ये रहेगा ना तो ये। इन दोनों को हटाकर हमको एक लेंस यूज करना है जिसकी फोकस दूरी बिल्कुल यही रहे, यहीं पर इमेज बने। और ये बात समझ में, इसके लिए हमको फिर से वो लेंस बनाना पड़ेगा, यानी फिर से हमको इसका क्लोनिंग करना पड़ेगा। और उस क्लोन लेंस को इस प्रकार से यहां पर व्यवस्थित करना पड़ेगा, देखा। और उसके बाद बाबू अभी हम कुछ चीजों को और क्लियर कर देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। एक शेप डायग्राम लेंगे, शेप लेना, ध्यान देना है टीचर कौन कौन सा चीज कर रहा है। ये जो लाइन जो पीछे की ओर जा रही है ना, इसको इस पॉइंट से मिलाना होगा। ये देखिए मिला दिया और मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा बट वो आप पेंसिल का आपका कमाल है, वो सब आप कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और बाबू यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना हर बार की तरह, हम उसको विचलन कोण बोलेंगे। इसके लिए ये जो समतुल्य लेंस है ना, ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है ना, यही मेरा क्या कहलाएगा, समतुल्य, नॉट समतुल्य, समतुल्य लेंस। ये मेरा कौन सा लेंस है, समतुल्य लेंस। इसका विचलन डेल्टा है। देखो तो इसका विचलन नहीं लिखा, इसका ये विचलन होगा बाबू, ये इसका विचलन है Δ2। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी बाबू, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जरा गौर करो। यहां पे आके प्रकाश किरण ये जो आई यहां टकी ना,
तो ये इसकी ऊंचाई होगी, और इसकी ऊंचाई बिल्कुल सेम रहने वाली है h1, दोनों की ऊंचाई बिल्कुल सेम रहने वाली है h1, है ना। और ये A से इसी दिशा में चला, सपोज कि जो पॉइंट है ये पॉइंट है C। देख बाबू फोटो को ध्यान से देखो, है ना, कितना शानदार तरीके से पूरा का पूरा फोटो, पूरा का पूरा डायग्राम बन गया, पूरा डायग्राम बहुत शानदार तरीके से। हमको खुद अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा यार, कितना शानदार बना दिया। बट पूरा का पूरा मैथ मेरा यहां से काम बनेगा, यहां से काम बनेगा बाबू, ठीक है ना। पहले फोटो तुम देखो ध्यान से, क्लियर है। चलिए, तो फिर अपने डेरिवेशन की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कुल विचलन जो होगा बाबू, कुल विचलन जो होगा वो पहले वाले के द्वारा लिया गया विचलन डेल्टा 1 और दूसरे वाले के द्वारा लिया गया विचलन डेल्टा 2 के योगफल के बराबर होगा। तो बाबू कुल विचलन में ये जो टोटल, ये जो विचलन है समतुल्य लेंस का, वो इन दोनों के विचलन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर ये लेंस इसीलिए तो स्थापित किया जा रहा है कि दोनों के बिहाफ में काम करे। तो ये विचलन डेल्टा विचलन बराबर होता क्या है? तो ऊंचाई होती है, बट इसकी ऊंचाई तो इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो h1 हो गया। और इसकी फोकस दूरी, पहला वाला लेंस L1 है, उसकी फोकस दूरी हम f1 बोलते हैं, दूसरे वाला लेंस L2 है, उसकी फोकस दूरी f2 बोलते हैं। तो इसके लिए हम फोकस दूरी को f बोल देंगे, इज इक्वल, क्योंकि समतुल्य है, f1 f2 की नहीं है, ये इकलौती होगी, ये समतुल्य है, सभी के बिहाफ में यूज हो रही है, ठीक है ना। और डेल्टा 1 पहले वाले के लिए हो जाएगा h1 अपॉन f1 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा h2 अपॉन f2, दूसरे वाले के लिए। अब हम अपना मैथ जो बनाएंगे बाबू, ये तीसरा इक्वेशन हो गया, वहां पर हमको बस इसी h2 को रिप्लेस करने के लिए सोचना है कि h2 कैसे हटेगा, ठीक है। उसके लिए हम दो ट्रायंगल में चलेंगे और दोनों ट्रायंगल हम आपको, पहले आप फोटो बना लीजिएगा क्योंकि ये सब गंदा होगा, हम यहाँ कहीं पर डेरिवेशन को भरेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए। तो हम चलेंगे, अभी एक ट्रायंगल ले लेंगे, सपोज कि इसका नाम नहीं दिया गया है तो इसको हम कुछ और नाम से दे दें। ए यूज हो चुका है, बी, सी हो चुका है, डी वगैरह यूज नहीं हुआ है। इसका नाम डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ तो हो चुका है, तो इसका नाम जी रख देते हैं, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल में चलेंगे बाबू, इसको तो भूल ही जाओ, ए डी F2 डैश और बी जी F2 डैश में, दोनों ट्रायंगल को समरूप है, तो हम सीधे ऐसा लिखेंगे। देखिए ध्यान से बाबू, हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज ए डी F2 डैश तथा बी जी F2 डैश में। अभी हम लोग दोनों समरूप त्रिभुजों में, अब यहां समरूपता साबित मत करे लग जाना, ठीक है ना, जरूरत नहीं है आपको, वो सीनियर क्लास में इतना चलता है। तो ये जो हाइट बनेगी इसकी, समरूप त्रिभुजों तो भुजा अनुपातिक होगी, ए से डी का हाइट तो बी से जी का हाइट, ये बिल्कुल बराबर होगा, अनुपात में अनुपातिक होगा, किसके? दूरी के। तो डी से F2 डैश की जो दूरी होगी वो अनुपात में लगेगी जी से F2 डैश के। AD का वैल्यू है H1 और BG का वैल्यू हो गया H2, बिल्कुल बराबर हो जाएगा DF2 डैश, DF2 डैश यानी F1 के, और GF2 डैश का वैल्यू, G से F2 डैश का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो G फिलहाल उसको ऐसे ही छोड़ देते, नहीं तो फिर उसको बनाओ, फिर GF2 डैश का वैल्यू, GF2 डैश का वैल्यू निकलेगा पूरे यहां से यहां तक के वैल्यू में, पूरे यहां से यहां तक के वैल्यू में, यहां से यहां तक का वैल्यू घटा दो, तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है? डी है, घटा दिया, नहीं निकलेगा क्या? अब सीनियर क्लास में हो बाबू, प्लीज इतना सा टेंशन मत दो यार। डी से F2 की दूरी को निकाल लो, तो ये पहले लेंस की फोकस दूरी है F1, उसमें से घटा दो D से G की दूरी, और ये है लेंस की दूरी D, तो वो घटा दिया तो रिजल्ट हो गया। अब यहां से H2 को अगर हम निकाल दें, वही करने हम आए थे, मत भूलो, हम उसी टाइम बोल दिया था, तो यहां से अगर हम H2 को निकालें तो ये हो जाएगा H1 इंटू F1 माइनस का D अपॉन का F1। ये किसका वैल्यू निकल रहा है? H2 बराबर H1 इंटू
F1 माइनस डी अपॉन F1 निकला ना। अब ये रिजल्ट समीकरण नंबर 4 हो गया और हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं, यही है ना समीकरण 3। H1 अपॉन एफ इज इक्वल H1 अपॉन F1 प्लस इस H2 के बिहाफ में H1 F1 माइनस डी अपॉन F1 और साथ में यहां पहले से बैठा हुआ है F2। अब सभी में H1 है, कैंसिल, मेरे पास बचा 1 अपॉन F इज इक्वल 1 अपॉन F1 प्लस F1 माइनस डी अपॉन F1 डॉट F2। अभी हमको इसको और सेपरेट करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन F इज इक्वल 1 अपॉन F1 प्लस, देखो क्या बनेगा बाबू, ये F1 अपॉन F1 डॉट F2 माइनस D अपॉन F1 डॉट F2। F1 से F1 कैंसिल, 1 अपॉन F इज इक्वल 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 माइनस D F1 डॉट F2। ये भी लिखा हुआ आता है साबित करने के लिए, ये समतुल्य लेंस की फोकस दूरी नहीं है, यह है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेकिन अभी हमको और निकालना है, इसको हमको फोकस दूरी के रूप में निकालना, फोकस दूरी के शक्ल में निकालेंगे। देखो कैसे, 1 अपॉन F इज इक्वल एलसीएम F1 डॉट F2, तो ये हो जाएगा बाबू F2, यहां हो जाएगा F1 और यहां रह जाएगा माइनस का D। सो F इज इक्वल टू F1 डॉट F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस का D। ये हो गया समतुल्य लेंस की फोकस दूरी। ये हो गया बाबू। अब और जरूरी बात थोड़ा सा करना हो, देखो डेरिवेशन हेवी नहीं हुआ है ना। अगर नजर गड़ा कर रखे होगे, अगर नजर गड़ा के रखे होगे, डेरिवेशन गड़बड़ नहीं किया यार, ध्यान दो। F इज इक्वल, हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं F1 डॉट F2 अपॉन माइनस, अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा D माइनस F1, D हो गया माइनस में, और F1 प्लस F2 ये हो गया, D हो गया प्लस में, सॉरी D हो जाएगा प्लस में और F1 प्लस F2 हो जाएगा माइनस में। ये ऐसा हो सकता है। और F बराबर आप लिख सकते हो F1 F2 अपॉन माइनस का डेल्टा, या फिर F इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस का F1 F2 अपॉन का डेल्टा। आप ऐसा भी लिख सकते हो जहां पर आप ये बता दोगे कि जो डेल्टा का सिंबल आप दिए हो, ट्रायंगल जैसा सिंबल, ये एक्चुअल में D माइनस F1 प्लस F2 है, जिसे लेंस L1 और L2 का प्रकाशिक पृथक्करण कहते हैं। प्रकाशिक पृथक्करण कहते हैं। फिर से एक बार पूरे के पूरे डेरिवेशन को हम थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करेंगे बाबू, हम दोबारा से बताएंगे, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से समझा नहीं पाए और तुम यूं ही इसको रख लिए पास में, तो मेरे किसी काम का आज का दिन नहीं रहेगा। इसीलिए हम उससे नहीं कह रहे भाई, जो पढ़ने वाले हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जिनको पढ़ाई करनी है ये पूरा बात उनसे है। सिर्फ फोटो को थोड़ा सा ज्यादा जूम कर लेते हैं, बाकी चीजों को साइड करते हैं। देखो क्या करने हम आए थे, क्वेश्चन नहीं देखना है। एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे गए दो लेंस
जो क्रमशः L1 और L2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे गए हैं। पहले वाले लेंस का नाम L1 है, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f1 है, जिसके द्वारा उत्पन्न विचलन डेल्टा 1 है। उसी प्रकार से जो दूसरा वाला लेंस, जो पहले वाले लेंस L1 से स्मॉल d दूरी पे रखा गया है, उसका विचलन डेल्टा 2 है, उसकी फोकस दूरी f2 है। पहले वाले लेंस पर जब प्रकाश किरण PA आपतित हुई, तो आपतित होने के पश्चात अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन के बाद वो किरण कहां जाकर गिरती है? प्रधान अक्ष के बिंदु F2 डैश पर। वो पहले वाले लेंस L1 की फोकस दूरी भी हो जाएगी, और यही उसका प्रतिबिंब बन जाता है, और ये फोकस इसका F1 है। दूसरे वाले, यही जो पहला वाला जो किरण गिरा, वो दूसरे वाले को B पर टच करता है, ये इसका आपतन बिंदु होगा, इसकी हाइट H2 होगी, जाहिर सी बात है H1 से बहुत छोटी होगी, लेकिन इसकी फोकस दूरी हमको पता है। दूसरे वाले लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है बाबू? F2 है। पहले वाले लेंस के लिए फोकस दूरी क्या है? क्या है वो सर? वो F1 है ना? हम इन दोनों के द्वारा जो अलग अलग फोकस दूरियां प्राप्त हो रही हैं, इस जगह पर हम चाहते हैं, वास्तविक है ना, इस जगह पर हम एक ऐसा लेंस स्थापित करना चाहते हैं कि उसका प्रतिबिंब भी F2 पर ही गिरे। इसके लिए हम एक F फोकस दूरी वाला लेंस लेकर के आया, ये सामने आपके है। उस लेंस को हम पॉइंट C पर इस तरह से व्यवस्थित किया कि वो जो PA आ रही है ना, वो बिंदु C पे टक्करती हो, लगती हो, और विचलन डेल्टा बनाए। और ये जो डेल्टा विचलन होगा, वो पहले वाले लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन H1 अपॉन F1। सर आप ऐसा क्यों कर पाए विचलन बराबर H1 अपॉन F1? इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए बाबू। इसके बाद ये दूसरा वाला डेल्टा 2 बराबर H2 अपॉन F2। सर आप ऐसा कैसे कर पाए? पहला वाला वीडियो देख लो। दोनों इक्वेशन को जोड़ा, दोनों इक्वेशन को, डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ा, रिजल्ट ये है। यहां पर H1, यहां पर H1, ये भाई साहब H2 है, हमको इसी H2 को रिप्लेस करना है। इसके लिए हम दो ट्रायंगल के पास पहुंचे। पहला वाला ट्रायंगल AD और इसके साथ लगा हुआ कौन? F2, ये वाला पूरा। और दूसरा वाला ट्रायंगल BG और उसके साथ लगा हुआ कौन? F2, ये वाला दूसरा। दोनों ट्रायंगल में गए तो पहले दोनों ट्रायंगल समरूप हैं, ये कह देना है डायरेक्टली। सीनियर क्लास में समरूपता साबित मत करने लग जाना। तो पहले वाले की ऊंचाई AD, दूसरे वाले की ऊंचाई BG, दोनों का अनुपात बिल्कुल बराबर होगा। पहले वाले का आधार BF2 डैश, दूसरे वाले का आधार GF2 डैश, वो भी अनुपात में बराबर हो जाएगा। अब वैल्यू रखना है। पहले वाले की ऊंचाई AD H1, दूसरे वाले की ऊंचाई H2, बिल्कुल लेंस वाले में क्लास 10th डिस्कस हुआ है। BG H2 अपॉन में आ गया ना, बराबर। पहले वाले की दूरी D से F2 डैश की दूरी पहले वाले के लिए पहले वाले की फोकस दूरी के बराबर, दैट इज F1, है ना, डैश, सॉरी F1। और दूसरे वाले के लिए जो GF2 डैश निकालना, GF2 रहता तो F2 लिख देते, बट GF2 डैश निकालना है। अब ये दूरी, यही पॉइंट है बाबू, इसको ध्यान से देखोगे। अब ये दूरी मेरे पास नहीं है, ये दूरी मेरे पास नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले पूरा यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकाला F1, और उस दूरी में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को घटा दिया, यानी F1 में D को घटा देंगे तो यही ना बचेगा बाबू। ये जो पिंक वाला लाइन पे है, रेड लाइन पर है, तो ये वाला रिजल्ट क्या है मेरा? ये वाला रिजल्ट निकल जाएगा GF2 डैश। पूरी दूरी F1 में से D घटा देंगे, F1 माइनस D हो जाएगा। एक मिनट बाबू, ठीक है बाबू। तो इस तरह से हम यहां पर वैल्यू को निकाल लिया, है ना। अब हमको आगे क्या करना था कि हमको, जैसा कि हम बताएं कि हम यहां करने ही क्या आए थे, आगे क्या करना है? अब करने क्या आए थे यहां पर हम H2 निकालने आए थे। H2 निकाल दिया, इस H2 के मान को यहां ले जाकर रख दिया, रखे, H1 सबसे कैंसिल हो गया। तो वैल्यू देखो, अब यहां से मैथ है मेरा, है ना बाबू, यहां से सिर्फ मैथ का स्टूडेंट से बात करेगा, फालतू कोई नहीं बाबू, फालतू अपनी आंखें बंद कर लो, सब उड़ी उड़ी जाए होगा फिर, तो झूठ का अब उसमें चिल्ला करके भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो H1 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये रिजल्ट मेरे पास रहेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट में यहां पर देखो दो पद हैं, सपोज कि 4 माइनस 3 अपॉन 2 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 4/2 माइनस 3/2, बिल्कुल वही काम किया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद ये मेरे पास रिजल्ट बचा। जब ये रिजल्ट मेरे पास है तो हम नीचे वाले का एलसीएम लिया, F1 F2 और F1 F2 का, जाहिर सी बात है F1 F2 मेरा एलसीएम बनेगा। अब ये एलसीएम है, F1 से F1 कट जाएगा, F2 बचेगा, 1 से गुना होगा F2 प्लस, F2 से F2 कट जाएगा, F1 बचेगा, 1 से गुना होगा F1 माइनस, ये दोनों वैल्यू कट जाएगा, 1 आएगा, D हो गया। उल्टा यही है समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, F बराबर F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2 माइनस D। अब हम क्या किए
क्योंकि ये वैल्यू को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो और अच्छे से अगर इल्यूस्ट्रेट करना चाहो तो और अच्छे से करोगे कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो जो वैल्यू प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में। ये माइनस है तो ये प्लस में डिनोट हो रहा है, और ये वैल्यू f1 प्लस f2 जो प्लस में है, इसके आगे क्या लग गया, माइनस लग गया। अंदर में तो वैल्यू प्लस में ही है f1 प्लस f2, बट ये माइनस में है इसलिए इसके आगे माइनस लग गया बाबू। और अब ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या बन गया, डेल्टा। तो f1 f2 अपॉन माइनस का डेल्टा। और ये जो डेल्टा है ये क्या बताता है, प्रकाशिक पृथक्करण को बताता है। तो सवाल था कि क्या होगा सर प्रकाशिक पृथक्करण। तो जब दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हो और उनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 हो, तो लेंसों के बीच की दूरी में दोनों लेंसों की फोकस दूरी के योगफल को घटाना, और जो वैल्यू प्राप्त होगा उसी वैल्यू को हम लोग प्रकाशिक पृथक्करण कहते हैं। और ये जो रिजल्ट है बाबू, ये जो रिजल्ट है ये है यही समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक है, यही समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक है। अब आपके सामने हम बाबू वो नैरेटिव लिख देते हैं जो आपको फोटो के जस्ट बाद आपको लिखना चाहिए, है ना। फोटो बनाएंगे उसके बाद ये जो फोटो हुआ, फोटो के बाद जो चीजें आपको कंटेंट लिखनी है अब हम वो लिख देते हैं, उसके बाद आप आराम से उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या है बाबू, क्या बात लिखेंगे कि लेंस L1 के प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण PA आ रही है, ठीक है ना। ये AB दिशा में मुड़ती है और F2 दिशा में F2 दिशा की ओर अपना इमेज वगैरह बनाती है, वो इसका फोकस बनेगा। पहले वाले लेंस के लिए फोकस दूरी F1 है। AB जो दूसरे वाले लेंस के लिए प्रधान अक्ष से H2 ऊंचाई को काटती है और वो अपना इमेज फाइनली कहाँ बनाती, मैंने अपना द्वितीय फोकस पे बनाती है, वो है F2। अगर हम इस PA को आगे की ओर बढ़ाएं और इस BF2 को पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट C पर काटती है, और अगर इसके बिंदु E पर एक लेंस को रखें तो यही लेंस जो है समतुल्य लेंस कहलाने लग जाएगा, जिसकी फोकस दूरी F होगी। हाइट, क्योंकि PA को बढ़ाने पे बना है इसलिए इसका हाइट वही होगा जो पहले वाले लेंस की हाइट है। इन सारे कंटेंट को हम यहां पर लिखा है, देखो ध्यान से। मान लिया कि दो पतले उत्तल लेंस क्रमशः L1 और L2 जिनकी फोकस दूरियां वही F1 और F2 हैं, एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पे रखे गए हैं, हवा में रखे गए हैं। माध्यम भी हम यहां पर बताने का कोशिश किए हैं। एक किरण PA प्रधान अक्ष के समांतर पहले लेंस L1 पर h ऊंचाई पर टक करती है, और यहाँ पे H1 है बाबू, H नहीं, H1 ऊंचाई पर आपतित होती है तथा F2 डैश की ओर AB दिशा में चली जाती है। जैसा कि तुम देख रहे हो AB दिशा में चली जाती है, F2 डैश की ओर चली जाती है, ठीक है। AB दूसरे लेंस L2 पर प्रधान अक्ष से H2 ऊंचाई पर आपतित होता है, जो अंततः प्रधान अक्ष के F2 पर मिलता है। AB जो है वो दूसरे AB जो लाइन आ रही है वहां से A आ रही है, यहाँ B है, वो दूसरे लेंस L2 के लिए वो H2 ऊंचाई पर मिलता है और फाइनली F2 पर जाकर के गिर जाता है, ठीक है भाई। ये बात भी इसके बाद लिखा हुआ है कि आपतित किरण PA को आगे की ओर बढ़ाते हैं और BF2 को पीछे की ओर बढ़ाते हैं जो बिंदु C पर कटता है। तो इसलिए E पर हम लोग अकेला लेंस को रख देते हैं जिसका द्वितीय फोकस F2 ही हो जाता है, जो अकेले इस लेंस द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन डेल्टा होगा, जो बाकी दोनों विचलनों के योगफल के बराबर होगा। ये वाला लाइन इस अकेले लेंस का विचलन डेल्टा होगा जो इन दोनों लेंसों के विचलनों के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है ना। आगे क्या बात हो रही है भाई, तो अकेले लेंस द्वारा उत्पन्न परिणामी विचलन डेल्टा लेंस युग्म के कारण, लेंस के जोड़ों के कारण उत्पन्न विचलन डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बराबर होगा। और इसी अकेले लेंस को, कौन से अकेले लेंस को, जिसका विचलन दोनों लेंसों के विचलनों के योग के बराबर है, लेंस युग्म L1 और L2 का समतुल्य लेंस कहलाएगा, जिसका विचलन हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया H1 अपॉन F।
H1/f, ये देखो यहाँ आ गया ना। तो बाबू इस तरीके से आपका ये वीडियो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे इसी ऑप्टिक्स में, जहां पर मानव नेत्र वगैरह के बारे में, दृष्टि दोष वगैरह के बारे में पढ़ाई होगी। बेशक ये आपका पढ़ा हुआ है, बट फिर भी ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए। प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो बाबू सबसे पहले प्लेलिस्ट को उसी ऑर्डर में देखिए वीडियो को, जिस ऑर्डर में टीचर आपको वीडियो अवेलेबल करवाते रहे हैं।